गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, एयर। इट इज़ वेरी इजी चैप्टर। In the first line, there is a word atmosphere. What is atmosphere? Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. कि ये एयर ही है जो अर्थ का टेम्परेचर जो रहने के लायक बनाती है। अगर एयर ना हो तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिया गया है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.93%, ऑल अदर्स 0.04%। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स, प्लांट्स सभी के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये देखिए, डू यू नो में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया गया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो हीट है वो बढ़ जाती है और इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और कई बार फैक्ट्री स्मोक से या कार फ्यूम से भी ये बढ़ जाता है और इससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इसे अर्थ का। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, यानी कि स्नो माउंटेन्स जो हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से फ्लड आ जाती है और क्लाइमेट में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो ये पढ़ा आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनके अंदर हाइट दी गई है आपको। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहली जो लेयर है उसे ट्रोपोस्फेयर कहा गया है। अब ट्रोपोस्फेयर कौन सा है, इसकी हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर, यानी अर्थ से लेकर 13 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। और इसमें वो एयर एग्जिस्ट करती है जिससे हम सांस लेते हैं। और यहाँ पर रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म इसी लेयर में होते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, ये देखिए एरोप्लेन का साइन दिया गया है, यानी कि ये वो लेयर है 50 किलोमीटर तक। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा वेदर चेंजिंग नहीं होती है, ये फ्री रहता है वेदर फेनोमेना से। और ये एरोप्लेन के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट जो है वो देता है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आता है मेसोस्फेयर, ये थर्ड लेयर है और ये 80 किलोमीटर तक है। ये देखो 80 किलोमीटर्स तक जी है। और
मेटोरेट्स, तो यानी कि ऊपर से कई बार कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे हमने देखा होगी तारे टूटते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो वो इस लेयर में आकर वो जल जाते हैं, वो नीचे नहीं आ पाते। उसके बाद है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसी के अंदर आइनोस्फेयर भी है। थर्मोस्फेयर में आइनोस्फेयर भी है। आइनोस्फेयर से क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन है उसमें हेल्प मिलती है, जैसे हमारे रेडियो टेलीविज़न चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर सबसे लास्ट में है, जहाँ पर आप बात करेंगे कि हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें जो हैं वो यहाँ पर है, यहाँ एग्जोस्फेयर में। तो आज इतना ही, इसको अच्छे से रीड करें।